Assalamu alaikum everyone. We are recording our session. So before we have discussed the time series data where we have one column for the time. Then we have dependent variable GDP growth of any country. We have discussed that GDP growth of any country is the goods and services produced in a country. That's a dependent variable. ये वेरिएबल डिपेंड करता है आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर. सो वी हैव टेकन द डेटा फ्रॉम 1975 एनुअल डेटा है एंड वी हैव टेकन टिल 2020. So how we are going to import this data into eViews, ये हम अब स्टडी करेंगे. सबसे पहले eViews ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी. eViews में ओपन करता हूँ आपके सामने, ये फाइल ओपन होके आ जाएगी. इसमें सबसे पहले न्यू पे जाएंगे और वर्क फाइल बनाएंगे. वर्क फाइल चूँकि आपका डेटा डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम सीरीज डेटा है, अनस्ट्रक्चर और बैलेंस पैनल डेटा जो है वो पैनल डेटा के लिए यूज़ होता है. तो टाइम सीरीज डेटा के लिए हम लोग डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टी ईयर भी है, सेमी एनुअल भी है, क्वार्टरली, मंथली, बाई मंथली, फोर्टनाइटली जो मोबाइल कंपनीज यूज़ करती हैं, 14 डेज़ का, वीकली, डेली भी है, 5 वर्किंग डे, 7 वर्किंग डे, कस्टमाइज वीक भी है, इंटीजर डेट भी है. हमारा जो डेटा है वो एनुअल डेटा है. अगर आप ये देखें तो 1975 से 76 तक का डेटा दिया हुआ है. तो हम लोग स्टार्ट डेट लिखेंगे 1975 और एंड डेट आप लिखेंगे 2020. हमारे डेटा के अंदर यही फ्रीक्वेंसी है. ओके करेंगे तो आपके पास ये सैम्पल साइज 46 ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी. अभी हमारे पास कोई भी वेरिएबल जनरेट नहीं हुआ है. इन ऑर्डर टू क्रिएट द वेरिएबल, सीरीज क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सीरीज को चूज करेंगे. हमारा जो डेटा है वो ना ही कोई ग्रुप है, ग्राफ है, इक्वेशन भी नहीं है, सीरीज डेटा है. तो सीरीज का नाम लिखेंगे यहाँ जीडीपी. हमारे पास सीरीज वेरिएबल जनरेट हो जाएगा. अभी इसके अंदर डेटा मौजूद नहीं होगा तो हम पहले सारे वेरिएबल जनरेट कर लें. ऑब्जेक्ट में जाके न्यू ऑब्जेक्ट, दूसरा वेरिएबल हमारा एक्सपोर्ट का है. गैप ना हो, मेक श्योर कि कोई भी वेरिएबल का नाम दें उसमें गैप ना हो. इंटरेस्ट रेट हम करते हैं तो इंटरेस्ट रेट लिखना है तो बगैर स्पेस के आप लिखेंगे. ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इन्फ्लेशन INF मैं नाम दे रहा हूँ. उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सचेंज रेट. तो हमारे पास ये सारे जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, जिस भी वेरिएबल को आप ओपन करेंगे उसमें डेटा मौजूद नहीं होगा. इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट द डेटा, जीडीपी को ओपन करेंगे, यहाँ एक्सेल फाइल में जाएंगे और 1975 से 2020 तक डेटा आप चूज करके कॉपी करेंगे. यहाँ से eViews की फाइल में जाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एडिट प्लस माइनस का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा. इसको क्लोज कर देंगे तो आपके पास डेटा अभी मौजूद आ जाएगा, जीडीपी में डेटा मौजूद आ जाएगा. इसी तरह दूसरा वेरिएबल एक्सपोर्ट है, इसमें डेटा मौजूद नहीं है. एक्सपोर्ट का डेटा हम इसी तरह से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके eViews में जाएंगे, इसमें एडिट का प्लस माइनस का बटन लाजमी दबाएंगे. इसको बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे. डेटा आपके पास 2020 तक डेटा मौजूद हो जाएगा. 2020 तक इसको क्लोज कर देंगे तो हमारे दो वेरिएबल्स का डेटा आ गया, बाकी वेरिएबल्स का डेटा अभी नहीं आया है. तो सीक्वेंस में सेलेक्ट करने के लिए हमारा नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट है. इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबा के इन्फ्लेशन पे टिक करेंगे और फिर एक्सचेंज रेट पे टिक करेंगे तो तीनों वेरिएबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे. राइट क्लिक करके ओपन एज ग्रुप कर सकते हैं तो तीनों सीक्वेंस के साथ हमारे पास वेरिएबल ओपन हो जाएंगे. तो हम तीनों वेरिएबल्स का डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे, eViews के अंदर यहाँ पे टिक करेंगे, एडिट प्लस माइनस का बटन दबाएंगे और इसके बाद पेस्ट कर देंगे तो तीनों वेरिएबल का डेटा एक साथ हमारे पास यहाँ पे 2020 तक पेस्ट हो जाएगा. 2000. तो इसका मतलब है कि आप इसको क्लोज कर देंगे, यस कर देंगे तो जिस भी वेरिएबल को ओपन करेंगे उसमें डेटा
मौजूद आ जाएगा। वंस द डेटा हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन द सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो है वो आपकी पार्टी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम सबसे पहले क्विक में भी जा सकते हैं, सीरीज स्टैटिस्टिक्स और ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स हिस्टोग्राम देखने हैं तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं एक एक करके, ओके करेंगे तो इंडिविजुअल वेरिएबल की जो है हिस्टोग्राम बन के आ जाए, नॉर्मेलिटी ग्राफ बन के आ जाएगा, जिसमें मीन, मीडियन, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस आ जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि डेटा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। डेटा नॉर्मल होगा तो उसकी एस्टिमेशन जो है या प्रिडिक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। टाइम सीरीज डेटा में नॉर्मेलिटी इतना मैटर नहीं करती, लेकिन टाइम सीरीज डेटा में जो है स्टेशनैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन्फ्लेशन का अगर हम इस तरह से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में एक एक वेरिएबल को ओपन करके भी जा सकते हैं। एज ए ग्रुप अगर आपने चेक करना है, ग्रुप स्टैट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाके कॉमन सैंपल, इसमें तमाम वेरिएबल्स का नाम लिख दें। सबसे पहले जीडीपी, उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद इंटरेस्ट, देन इन्फ्लेशन, उसके बाद एक्सचेंज। मैंने तमाम वेरिएबल्स का एक साथ नाम लिख दिया है। जिस भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक भी आ जाएगा और तमाम वेरिएबल का मीन, मोड, मीडियन एक साथ ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप में भी आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा, इस डेटा को अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो सेलेक्ट करके ये कॉपी करेंगे और किसी भी एज ए टेक्स्ट कर लें या किसी भी फॉर्म में कर लें और यहाँ एक्सेल में जाके न्यू शीट में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका मीन, मोड, मीडियन जो है वो सारा पेस्ट होके आ जाएगा। इस तरह से मीन, मोड, मीडियन हेडिंग के साथ आपके पास एक्सेल में पेस्ट होके आ जाएगा। इसको आप कॉपी करके वर्ड में भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी ग्रुप को हमने ग्राफ देखना है, लाइन ग्राफ देखना है, तो आप लाइन ग्राफ यहाँ से भी देख सकते हैं। तमाम वेरिएबल्स का लाइन ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह से सबका एक साथ हिस्टोग्राम देखना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, हिस्टोग्राम चेक करेंगे, तमाम वेरिएबल का एक साथ हिस्टोग्राम बन के आ जाएगा। इसी तरह तमाम वेरिएबल्स का कोरिलेशन चेक करेंगे, कोवेरियंस में जाएंगे, कोवेरियंस, कोरिलेशन दोनों चेक कर सकते हैं। सिर्फ कोरिलेशन चेक करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल चेक करना है तो जीडीपी और जीडीपी का कोरिलेशन हमेशा 100% होगा। जीडीपी और एक्सपोर्ट का वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में होगा। जीडीपी और इंटरेस्ट रेट का वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। जीडीपी और इन्फ्लेशन का भी नेगेटिव में आ रहा है। ये जो है 0.8 जो है ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, पॉजिटिव भी है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये 0.94 एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है, पॉजिटिव। इट मीन्स कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, या एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। इस तरह से हम कोरिलेशन को इंटरप्रेट करते हैं। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है इट मीन्स कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। एक्सपोर्ट में ये नेगेटिव है, मॉडरेट है। 0.3 से 0.5 के दरमियान मॉडरेट कोरिलेशन होती है। 0.7 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है। वो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। जिस तरह से ये पॉजिटिव 0.94 जो है इससे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 0.86 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। 0.86 आ रही है, नेगेटिव में जो है आपकी 0.82 है, 0.07, नेगेटिव में 0.4 मैक्सिमम आ रही है। तो नेगेटिव में 0.4 आ रही है, इट मीन्स कि जीडीपी इंक्रीज होगा तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा। एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज, तो नेगेटिव कोरिलेशन आ रही है। अगर आपने अभी रिग्रेशन चेक करनी है तो रिग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे। तमाम वेरिएबल्स को सीक्वेंशियल, सबसे पहले जीडीपी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सबसे पहले जीडीपी को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा वेरिएबल कंट्रोल का बटन दबा के एक्सपोर्ट,
फिर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट को राइट क्लिक करके ओपन एज इक्वेशन कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन ऑटोमेटिक लिखी भी आ जाएगी। जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और सी जो है वो कांस्टेंट है। लीस्ट स्क्वायर जो है वो आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन होती है। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है कि अगर मुझे नेक्स्ट साल की जीडीपी मालूम करना है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जीडीपी आ रहा है, वेरिएबल यहाँ पे एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट है। ये जो बीटा कोएफिशिएंट है जो आपकी इक्वेशन जो आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन थी, जीडीपी इज इक्वल टू बी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, बी वन पहला एक्सपोर्ट पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरेस्ट रेट दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्फ्लेशन तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर आप यहाँ जाते जाएं तो एक्सचेंज रेट चौथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये यू जो है वो सारे वेरिएबल जो हमने अपनी रिसर्च के अंदर शामिल नहीं किए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है रेजिडुअल्स या यू की फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये बीटा कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट जो है ये बीटा B1, B2, B3 की वैल्यूज है। तो हमें इससे पता चलेगा कि एक्सपोर्ट जो है वो जीडीपी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी कि 1 बिलियन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विल इंक्रीज द जीडीपी बाय 0.2124%। ये 0.002124 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो ये हो जाएगा 0.2124। इसी तरह से 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द जीडीपी बाय 9.7%। इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विल डिक्रीज जीडीपी बाय 14.4%। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करेगा क्योंकि वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। उसी तरह से 1 रुपी इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज जीडीपी बाय 2.9%। तो ये बीटा कोएफिशिएंट जो है ये हमें ये बताते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है जीडीपी को इंक्रीज करेगी, कौन सी वैल्यू जो है वो जीडीपी को डिक्रीज करेगी। तो हाँ, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर का जीडीपी प्रिडिक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, तो मैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज करूंगा तो जीडीपी मेरा इंक्रीज होगा। जितने बिलियन एक्सपोर्ट को इंक्रीज करूंगा उतने बिलियन जीडीपी भी मेरी ग्रोथ भी तेज होती जाएगी। इंटरेस्ट रेट जितना परसेंट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूंगा जीडीपी भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे 9.7% इंक्रीज हो जाएगा। 1% इन्फ्लेशन को डिक्रीज कर दूंगा तो जीडीपी मेरा 14.4% इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव में वैल्यू है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी डिक्रीज होगा। एक्सचेंज जो है 1 रुपी अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपी वो उसकी वैल्यू जो है यूएस डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होगी। तो मुझे डिक्रीज करना है एक्सचेंज वैल्यू जितना डिक्रीज होगी जीडीपी उतना ग्रो करेगा, 2.9% तक ग्रो करेगा। टी स्टैट्स हमें क्या बताता है? ये हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बताता है। टी स्टैट्स की वैल्यू 2 से अबव होनी चाहिए। इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन की वैल्यू जो है वो 2 के करीब आ रही है, 1.9 आ रही है, तो फिर भी 2 से अबव नहीं आ रही है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। तो कोई भी इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट वेरिएबल वो सारे वेरिएबल्स हैं जो हमने इस वाली रिसर्च के अंदर शामिल नहीं किए हैं। तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जीडीपी और 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। किसी का भी इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इम्पैक्ट तो है लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कैसे पता चलता है? अगर टी की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती, T2, टी टर्मिनेटर 2, तो वो हॉलीवुड की मूवी है ना टर्मिनेटर 2, उससे आप याद रखेंगे टी स्टैट जो है उसकी वैल्यू 2 से अबव होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की 2 के करीब है, 2 अभी भी नहीं है। जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम होगी। तो इसकी 2 से करीब है तो 0.05 से कम नहीं है, तकरीबन 0.05 तक है। सिर्फ इसकी जो है 2 से अबव है तो 0.05 से कांस्टेंट की
तो ये जो है आपका आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को आप सेव भी कर सकते हैं इस तरह से कॉपी करके किसी भी फॉर्म में, यहाँ पे न्यू शीट बना के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आर स्क्वायर क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है। अच्छा, अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी नॉर्मेलिटी वगैरह सही नहीं आती है, मैं ये सारे वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको व्यू करता हूँ, इसकी नॉर्मेलिटी अगर चेक करनी हो क्विक में जाके, ग्राफ में जाके सारे वेरिएबल्स की हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे चेक करनी है, अगर ये नॉर्मल नहीं आ रहा है तो इनको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का लॉग लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती क्यूब लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो फिर रूट लेते हैं, फिर भी सही नहीं आती तो ln वाला लॉग लेते हैं। इस तरह से डेटा को कन्वर्ट करके उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेक की जाती है। तो अगर जिस तरह से आप एक्सचेंज रेट देख लें तो ये राइटली स्क्यूड आ रहा है, एक्सपोर्ट भी राइटली स्क्यूड आ रहा है, इन्फ्लेशन भी राइटली स्क्यूड आ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी राइटली स्क्यूड आ रहा है। ज़्यादातर डेटा लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे कम डेटा है, तो राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, तो इसको कहते हैं राइटली स्क्यूनेस बोला जाता है कि राइटली स्क्यूड है और या लेफ्ट स्क्यूड है। हमें किसी भी वेरिएबल का लॉग लेना है तो हम जीडीपी का लॉग लेना चाहते हैं, ये नॉर्मल आ रहा है। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का जो ग्राफ है वो नॉर्मल नहीं आ रहा था, डबल क्लिक करेंगे, इसका व्यू में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे तो इसका हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मल नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट का लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, जनरेट GENR का एक कमांड होती है, जनरेट करेंगे लॉग एक्सपोर्ट LOG_export, एक नया वेरिएबल बनेगा और लॉग लिखकर ब्रैकेट ऑन करके एक्सपोर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ओके कर देंगे तो एक नया वेरिएबल लॉग एक्सपोर्ट बन जाएगा। ये एक नया वेरिएबल आपका बन गया लॉग एक्सपोर्ट। इसको ये उसी डेटा का लॉग ले लिया गया है, इसका हम ग्राफ चेक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि ये नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। तो काफ़ी हद तक जो है ये लेफ्ट स्क्यूड चला गया है। अगर अभी भी सही नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा हम जनरेट कर सकते हैं नया वेरिएबल, हम जो है इसका लॉग ले सकते हैं, इसका स्क्वायर ले सकते हैं, SQ_export लिखकर इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाई एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को जब एक्सपोर्ट से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्सपोर्ट का स्क्वायर बन गया। इसका हम जो है ग्राफ चेक करेंगे, हिस्टोग्राम अभी भी हमारे पास राइटली स्क्यूड आ रहा है। अगर अभी भी सही नहीं आ रहा तो हम डिफरेंस ले सकते हैं। एक्सपोर्ट का डिफरेंस जनरेट करने के लिए D1 फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इज इक्वल टू D और यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे और ये एक्सपोर्ट का डिफरेंस बन जाएगा। ये D1 एक्सपोर्ट बन गया, पहली वैल्यू जो है वो माइनस होगी, इसका हम हिस्टोग्राम चेक करेंगे। ये आप इसका काफ़ी हद तक नॉर्मल हिस्टोग्राम बन गया। फर्स्ट डिफरेंस लेने के लिए D1, सेकंड डिफरेंस लेने के लिए D2 अंडरस्कोर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू D एक्सपोर्ट कोमा 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है सेकंड डिफरेंस आ जाएगा। D1 हटा एक्सपोर्ट कोमा 2 लिखेंगे, ये सेकंड डिफरेंस बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे D2 डालेंगे, D एक्सपोर्ट D2 एक्सपोर्ट
और इस तरह से हम जो है कोरेलोग्राम भी चेक कर सकते हैं, स्टेशनैरिटी भी चेक कर सकते हैं, जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इन सब एक्सचेंज रेट। राइट क्लिक करके ओपन एज ग्रुप कर सकते हैं। इसका हम यूनिट रूट टेस्ट करते हैं। यूनिट रूट टेस्ट में हमारे पास ऑगमेंटेड डिफरेंस है। हर हर वेरिएबल का हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। If you have any question, you can ask in question section। में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूनिट रूट टेस्ट करने के लिए यूनिट रूट टेस्ट पे जाएंगे। ऑगमेंटेड लेवल के ऊपर पी वैल्यू जो है 0.05 से कम होनी चाहिए। जीडीपी का नॉर्मल थी, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इसका भी यूनिट रूट टेस्ट करेंगे। यूनिट रूट्स ऑगमेंटेड डिकीफुलर लेवल के ऊपर प्रोबेबिलिटी सही नहीं आ रही। फिर फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर चेक करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर 0.05 ये यूनिट रूट टेस्ट आपका फर्स्ट डिफरेंस पे आ गई। इसी तरह एक्सपोर्ट का यूनिट रूट टेस्ट चेक करेंगे। पहले लेवल पे चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम आनी चाहिए। यहाँ ज़्यादा आ रही है तो फिर फर्स्ट डिफरेंस पे चेक करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस पे प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम आ रही है। तो इस तरह से रिजल्ट हम आउटपुट चेक करते हैं, स्टेशनैरिटी वगैरह चेक करते हैं। और सारे स्टेट्स यहाँ क्विक में भी सारे ऑप्शन है। ग्रुप स्टैटिस्टिक एस्टिमेट इक्वेशन में भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आर्च, गार्ड, जितने भी सारे टेस्ट हैं वो सब आप यहाँ आर्च भी लगा सकते हैं, जीएमएम, टीएलएस और सारे रिजल्ट जो है लगा के आपके। तो दिस वाज द सेशन। तो आई होप कि आपने लर्न किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मैं ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।